नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कांग्रेस ने बुधवार को राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले पर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। इसे लेकर सीआरपीएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब सौंपा है। सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को बताया कि राहुल गांधी ने 2020 से लेकर अब तक कुल 113 बार सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है। सीआरपीएफ के मुताबिक कई बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ऐसा हुआ। सीआरपीएफ ने कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्रालय को बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक ही राहुल गांधी की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। सीआरपीएफ के मुताबिक दोनों पर व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा राज्य पुलिस के समन्वय से सीआरपीएफ का होता है। गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों समेत संबंधित सभी हितधारकों को खतरे के आकलन के आधार पर सलाह जारी की गई है। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जैसे ही ओबीसी आरक्षण रद्द करने का फैसला सुनाया, वैसे ही सपा फ्रंट फुट पर आकर योगी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाने लगी। एक बार फिर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की भी बारी आ सकती है। भाजपा षड्यंत्र के तहत बाबा साहब के दिए अधिकार को खत्म कर रही है। ओबीसी और दलित का आरक्षण छीनकर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। झारखंड सरकार के 3 साल पूरे हो गए। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया है। हालांकि विपक्षी पार्टियां बीजेपी के नेताओं ने सरकार के कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में हेमंत सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया, सिवाय जनता को गुमराह करने के। भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी और जनता को बताने की कोशिश करेगी कि वर्तमान की हेमंत सरकार ने राज्यवासियों को किस तरीके से छला है। तो 3 साल पूरे होने पर सियासत शुरू हो गई है और ऐसे में लगातार जो विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी है झारखंड में, वो हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लगभग हम लोगों ने इन 3 सालों में 200-250 से अधिक निर्णय लिए। और आज मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस राज्य को अब आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता और सरकार की पूरी प्रयास है कि राज्य को विकासशील राज्यों के पायदान पे ले जाकर के खड़ा करना। इसके लिए हर प्रयास और हर क्षेत्र पर गहन चिंतन मंथन सरकार लगातार कर रही है और निर्णय भी काफी मजबूती के साथ ले रही है। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के केस फिर से तेजी पकड़ रहे हैं। चीन में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं।
विशेषज्ञों ने दावा किया है कि न्यू ईयर पर वहां हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बताया कि 1 जनवरी से अब 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें यात्रा करने से पहले अपनी नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सरकार ने जिन देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य किया है उनमें चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। दरअसल इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। उधर आगरा में ताजमहल घूमने आ रहे विदेशी पर्यटकों के स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल ले रही है। 27 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ताजमहल के पश्चिमी गेट पर 40 साल के अर्जेंटीना निवासी का सैंपल लिया था। इसके बाद पर्यटक ताजमहल देखने चला गया और उस पर्यटक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन उसे खोजने में जुटा है। अर्जेंटीना के इस पर्यटक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसे ट्रेस करना भी शुरू किया है। पर्यटक ने कोरोना सैंपल लेते समय जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाया था अब वो नहीं लग रहा है। स्वास्थ्य विभाग पर्यटक के बारे में जानकारी जुटा रहा है। चुनाव आयोग प्रवासी वोटर्स के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत अब चुनाव के दौरान प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने के लिए गृह राज्य जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग इसके लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने दूरस्थ ईवीएम का प्रोटोटाइप तैयार किया है। आयोग ने 16 जनवरी को सभी पार्टियों के लिए इसका लाइव डेमो भी रखा है। प्रवासी वोटर्स अब कहीं से भी मतदान कर सकेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने 2023 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा है कि साल 2023 बिहार के लिए काफी उथल पुथल भरा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में महागठबंधन का कोई और चेहरा होगा। 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। इसके साथ सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने बिहार को धोखे में रखा है। 2023 में भारी उथल पुथल देखने को मिलेगा। बिहार के लिए भारी उथल पुथल का साल होगा और 2023 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। महागठबंधन का ही कोई व्यक्ति होगा, तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन नीतीश कुमार 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसलिए नीतीश जी ने जिस प्रकार धोखा देने का काम किया, 2023 ये भारी राजनीतिक उथल पुथल का वर्ष होगा। सर, कल कैबिनेट उधर बिहार की राजधानी पटना का सियासी पारा जेट विमान और हेलीकॉप्टर खरीद मामले को लेकर गर्म हो गया है। पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने इस बाबत सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ का 12 सीटर जेट प्लेन और 100 करोड़ का 10 सीटर हेलीकॉप्टर खरीदने का सरकार का फैसला बिहार जैसे गरीब राज्य की जनता के पैसे का खुला दुरुपयोग है। इसका जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए देश भर में दौरा करने और प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करने के लिए बिहार के खजाने पर 350 करोड़ से अधिक का बोझ डालना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के शासनकाल में अब तक कोई विमान हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा, अब क्या वे अपने उत्तराधिकारी के लिए यह खरीदकर गिफ्ट करना चाहते हैं? नीतीश कुमार के लिए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का 12 सीटर जेट प्लेन खरीदने का निर्णय मंत्री परिषद ने कल लिया है। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहाँ जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहाँ पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एकमात्र है कि आपका जो सपना है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला प्रधानमंत्री बनने का, तो विपक्षी दलों को एक करने की, जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के, उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। नीतीश जी, उधर महाराष्ट्र में असली शिवसेना के दावे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट हर दिन भिड़ जाते हैं और इसी सिलसिले में एक बार फिर से दोनों गुटों में बीएमसी ऑफिस में भिड़ंत हो गई। दरअसल शिंदे गुट के लोगों ने बुधवार को बीएमसी कार्यालय में बने शिवसेना दफ्तर पर कब्जा किया।
इस दौरान वहां मौजूद उद्धव गुट के नेताओं ने इसका विरोध किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पहले तो दोनों तरफ से जमकर बहस हुई, हाथापाई पर बात आ गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। आपने बस और ट्रेनों में अक्सर सीट को लेकर यात्रियों के बीच झगड़े देखे होंगे, लेकिन अब ये झगड़े जमीन से हजारों मीटर की ऊंचाई पर भी देखने को मिल रहे हैं। जी हां, एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें बैंकॉक से आ रही फ्लाइट में भारतीय यात्री न सिर्फ झगड़ा कर रहे हैं, बल्कि उनमें से जमकर एक ने पिटाई भी कर दी। प्लेन के क्रू मेंबर उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद उसके नतीजा नहीं निकला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में तेजी से नाम बदले जा रहे हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी है। नाम बदलने की सिफारिश खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। ये दोनों स्थान यूपी के गोरखपुर और देवरिया जिलों से संबंधित हैं। मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर जिले में नगरपालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर अब चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर अब तेलिया शुक्ला करने के लिए गृह मंत्रालय ने एनओसी जारी कर दी है। इसके साथ ही अब इन दोनों जगहों के नाम बदलने पर मुहर भी लग गई है। दरअसल गृह मंत्रालय नाम परिवर्तन के प्रस्तावों पर संबंधित एजेंसियों के परामर्श के बाद मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार विचार करता है। यूपी में 2 जगहों के नाम बदलने को लेकर अब गृह मंत्रालय ने भी अपनी सहमति दे दी है। तहसील बहराइच में विकासखंड भागलपुर है और उसमें एक ग्राम पंचायत तेलिया अफगान के नाम से जानी जाती रही है पहले। इस विषय में ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया था 2019 में और प्रशासन की संस्तुति सहित ये गया था कि चूंकि यहाँ पर इस समय अफगान बिरादरी के लोग वहाँ नहीं रहते हैं, 1-2 घर ही मुस्लिम अल्पसंख्यक परिवार के हैं, तो ग्राम पंचायत का ये प्रस्ताव था कि तेलिया शुक्ल नाम से ज़्यादा उसका प्रचार है और लोग जाना चाहते हैं इस नाम से। इस क्रम में जनपद प्रशासन देवरिया द्वारा इसमें संस्तुति की गई थी और शासन से यह सूचना मिली है कि इस विषय में आदेश निर्गत हुए हैं और उसका हम लोग जैसा शासन की नोटिफिकेशन जैसे ही प्राप्त हो जाएगी, सभी अभिलेखों में, शासकीय अभिलेखों में इसको फिर तेलिया शुक्ल के रूप में जाना जाएगा। अमरोहा की गजरौला में पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। इसको लेकर कहा कि देश को आजाद सिर्फ गांधी नहीं कराया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। बीजेपी का आजादी में कोई रोल नहीं रहा है, अटल जी का भी नहीं रहा है, ये बात तो सच है। हम उनका सम्मान करते हैं, एज ए प्रधानमंत्री रहे हैं वो। हम इनकी तरह निकम्मे नहीं है कि पंडित जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया। राजीव जी ने सब कुछ किया, कंप्यूटर लेके आए, देश को नया देश दिया है, तो हम इनकी तरह निकम्मे नहीं है। लेकिन उनका कोई योगदान रहा नहीं आजादी में, ये बात सच है। बीजेपी के किसी आदमी का, आरएसएस किसी आदमी का योगदान आजादी में नहीं रहा। ये देश आजाद कांग्रेस ने कराया, यहाँ के लोगों ने कराया, ये सच है और ये सच रहेगा। अटल जी ने देश आजाद नहीं कराया है, गांधी ने इस देश को आजाद कराया है। गांधी इस देश की बुनियादों में है, ये बात 100% सच है और इसको कहने में हम नहीं चाहते। अलीगढ़ अतरौली क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित अहमदपुर गांव के पास बुधवार को मैक्स गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रोड पे अहमदपुरा गाँव है, वहाँ पे एक्सीडेंट में मैक्स है। ये मेरा भतीजा है, भाभी है और पिलखनी के क्या नाम है? शीलेंद्र सिंह, कलावती देवी और रज्जू। उम्र क्या रही होगी तकरीबन तीनों? उम्र तो ऐसा होगा 50-60-55 के आसपास। माता जी ज़्यादा ही 60 के आसपास। अलीगढ़ किस काम के लिए आए थे? ये अपने मतलब इनके मौसा जी थे, उन्हें देखने आए थे। लौट के जा रहे थे, बताते हैं। तो एक ही बाइक पे थे 3? अब पता नहीं, इतनी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो यहीं रहता। तो घटना भी मौत खत्म हो गई? हाँ है, यही बताया। ठीक है सर, यही बताया।
कन्नौज जिला अस्पताल का देर रात सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने औचक निरीक्षण किया। सीएमएस ने अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड, जनरल वार्ड और इमरजेंसी वार्ड समेत रैन बसेरे का निरीक्षण किया। सीएमएस के देर रात किए गए औचक निरीक्षण से अस्पताल स्टाफ में हड़कंप की स्थिति है। महिला विंग पहुंचते ही सीएमएस वहां मरीजों के साथ लापरवाही देख भड़क गए और पूरे स्टाफ को बुलाकर खामियां दूर करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सीतापुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें 24 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 6 लोगों की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि यह हादसा घने कोहरे और धुंध की वजह से हुआ। रायबरेली डीएम माला श्रीवास्तव ने दोमेरामा में निरीक्षण के दौरान 8,65,000 रुपए की स्टाम्प चोरी पकड़ी गई। बता दें कि शहर क्षेत्र में आनंद नगर से अर्चना त्रिपाठी 6,82,000 और धुन्नी सिंह नगर से महनाज पत्नी हसनैन पर 1,82,000 से अधिक की स्टाम्प चोरी पकड़ी गई है। बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक के कई गांवों में आवारा पशुओं से किसान परेशान हो चुके हैं। अपने खेतों को बचाने के लिए किसानों ने खेतों के किनारों पर लोहे के तार लगा दिए हैं, लेकिन खुले में घूम रहे जानवर उन्हें भी तोड़कर खेतों में घुस जाते हैं। लिहाजा फसल को बचाने के लिए किसान जंगलों में पहरा लगा रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि देर रात कड़ाके की ठंड में भी किसान अपनी फसलों को आवारा पशुओं से बचाने को लेकर काफी परेशान दिख रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बात को लेकर हम कई बार जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास गए, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला। और खबर झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां पर कभी बूढ़ा पहाड़ पर सक्रिय रहा 15 लाख नामी माओवादी कमांडर अमन गंजू ने आत्मसमर्पण कर दिया। सितंबर महीने में झारखंड पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों ने खरा लिया। अमन गंजू नक्सल विरोधी अभियान के तहत नक्सलियों से बूढ़ा पहाड़ खाली होने के बाद से ही फरार चल रहा था। हमीरपुर के सुभाष बाजार में अली ब्रदर्स एंड सन्स की दुकान से सोमवार देर रात 20 लाख की डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। महज 18 घंटे के अंदर ही पुलिस ने खुलासा किया। घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पैरों में गोली लगी है। इनके पास से डकैती के दौरान लूटे गए सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए। वहीं एक बदमाश अभी भी पुलिस की तलाश से दूर है। तो फरार 2 बदमाश पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए। पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। महज 18 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। यूपी के बुलंदशहर की खबर है, जहां पर खुर्जा पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार करके डेयरी कर्मचारियों से हुई लूट का खुलासा किया है। डेयरी कर्मचारी दिल्ली से पनीर की सप्लाई कर खुर्जा लौट रहे थे। खुर्जा पुलिस ने लूटी गई 1,20,000 रुपए की नकदी, लूट में प्रयुक्त अवैध असलहे बरामद किए हैं। अब बात यूपी के जालौन की, जहां पर चोरों ने एक प्राचीन मंदिर से अष्ट धातु की मूर्तियां चोरी कर ली हैं, जिसकी जानकारी सुबह पुजारी को हुई। मंदिर से तीनों मूर्तियां गायब देख उनके होश उड़ गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच जारी है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गई है और इसी कड़ी में रायबरेली में कोहरे के चादर के साथ ठिठुरन भारी बढ़ गई है। ठंड के इस मौके पर जिला प्रशासन के दावे की पोल खुलती देखी जा रही है। जिले में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नदारद है। उधर रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंद डाला। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है।
मौके से कार चालक फरार हो गया। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर की है। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचल दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बात लखनऊ की, जहां पर भीड़ भाड़ वाले केसरबाग लालबाग इलाके में अचानक सड़क धंस गई। सड़क धंसने से लोग सहम गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बीच सड़क पर बना बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है। लालबाग इलाके में सड़क चर्च के पास धंसी है। इधर यूपी की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे विजय मिश्रा पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विजय मिश्रा की करोड़ों की जमीन को प्रशासन ने कुर्क किया। जमीन की कीमत प्रशासन ने 10 करोड़ 20 लाख रुपया की है। विजय मिश्रा के पुत्र विष्णु मिश्र के नाम पर 8 एकड़ 3 डिसमिल जमीन को भी प्रशासन ने कुर्क किया है। डीएम गौरांग राठी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की का आदेश पारित किया। अवैध धन से अर्जित जाता है कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद भदोही के आदेश के क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 109/22 गैंग लीडर विजय कुमार मिश्रा जो निवासी खपसुआ जनपद इधर रहने वाले हैं, उनके द्वारा अपराध अवैध धन से अर्जित और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।